नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बारे में। और ये बताने जा रहा हूं कि अभी कुछ समय पहले यानी कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को प्रथम और द्वितीय पाली में हम लोगों ने 4 शिफ्टों में कुल मिला के एग्ज़ाम दिए थे। लोगों ने पैट के एग्ज़ाम दिए थे। आपको पता होगा किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे इस पैट के एग्ज़ाम को अपने सेंटरों पे पहुंचने के लिए इतनी धक्के बक्के और मारा मारी के साथ वो लोग गए थे। और आज यानी कि आज दिनांक कितना है, 20 अक्टूबर है। और 20 अक्टूबर को आपके सामने इस पेपर की आंसर की आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियली होम पेज है जो इसकी वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट है, उसके साथ लेके आया हूँ, उसके ऊपर लेके आया हूँ। आप अगर इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहां से इसको क्लिक करके ये इसी होम पेज को ला सकते हैं। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको कहाँ पर पहुंचना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपना इस कर्जर को घुमा रहा हूँ, या दिखाई दे रहा है आपको 20 अक्टूबर। और ये देखो, यहाँ एक नोटिस जारी किया गया है। तो उस नोटिस को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इस नोटिस में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आवश्यक सूचना है और 20 अक्टूबर की यहाँ पे लिखा गया है कि ये आंसर की जो मतलब पहले तो ये बताया गया कि ये परीक्षाएं हुई थी दिनांक 15 और 16 अक्टूबर 2022 को। और ये दो पालियों में हुआ था, यानी कि प्रथम पाली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरी पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो मतलब एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसकी जो क्या नाम है उत्तर कुंजी देखने के लिए कैंडिडेट को क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, UP SSC.gov.in पर जाना है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको 15 अक्टूबर की शिफ्ट फर्स्ट का यहाँ पेपर दे रखा है। इसको यहाँ क्लिक करते ही आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ एक जानकारी और लिखी है कि अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा पृथक से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी अगर आप लोगों को ये आंसर की पे कोई भी ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि आपका प्रश्न सही है, तो आप प्रमाणिक तथ्यों के साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन सबमिट करा सकते हैं। और आपका और उसके लिए अभी जो लिंक है बाद में ओपन की जाएगी। तो आइए मैं आंसर की आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैं इस आंसर की को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं वन बाई वन करके आपको आंसर की दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आपके पास आपके अभी आंसर की जो OMR की जो कार्बन कॉपी अगर बची हुई है, तो आप अगर चाहें तो आप अपना मिलान भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने खोला है जो कि 15 अक्टूबर को हुई थी और प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ जल्दी जल्दी बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इन प्रश्नों के आंसर अपनी आंसर की से मैचिंग कराएं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि आपने कितना क्वालिफाई किया है। यहाँ पे देखिए, आपको पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। यानी कि अगर आपने गलत प्रश्न दिए हैं तो आपका 1/4 पार्ट काट दिया जाएगा। यानी कि अगर 4 गलत प्रश्न आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपका एक सही आंसर होगा, जो आंसर करेक्ट आंसर का जो विकल्प होगा प्रश्न का, तो वो काट दिया जाएगा। तो चलिए अब पता करते हैं, अभी इनके आंसर की मिला लेते हैं, इन्होंने क्या क्या आंसर दिए। दिनांक जो 15 अक्टूबर सन 2022 की जो परीक्षा थी, यानी प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए प्रश्न है और उनके आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले एक पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो इसमें ताम्र पाषाण युग इसका सही आंसर बताया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसमें राजगीर इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवान नाम प्रियदर्शी था। तो इनको सम्राट मौर्य अशोक या सम्राट अशोक की जिनकी संज्ञा है, उनका ही नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरे में जो बोला गया कि संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जो जड़ाई का काम है, के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो देखिए, इसकी सबसे पहली अगर कोई इमारत की बात करता तो आप लोगों ने आगरा का ही एक नाम है, एतमादौला का मकबरा। तो एतमादौला में जो है बना हुआ है, वो सबसे पहले वहाँ पे काम किया गया था। और वहाँ पे सबसे पहले उपयोग किया गया था किसका, पित्ती तो ये पित्रा द्यूरा का। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे व्यापक स्तर पर यानी लोकप्रिय जिसने बनाया, तो आप सभी को पता है जो ताजमहल है, प्रेम की निशानी जिसको कहा जा रहा है, और उस पे जो नक्काशी की गई है, उसमें जो कलाकारी की गई, उसी को पित्रा द्यूरा कहा जाता है। तो शाहजहां के समय में ये ताजमहल का निर्माण हुआ था, इसलिए संगमरमर पर पित्रा द्यूरा की जो सबसे रंगीन चित्रकारी का जड़ाई का काम सबसे बहुत लोकप्रिय किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। तो प्रश्न संख्या 5 में लिखा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो उस समय सबको पता है मुगल सम्राट का शासन था। और ये कब आए, 16वीं शताब्दी में आए थे। और सबसे पहले टॉमस रो जो थे जहांगीर के दरबार में गए थे। तो ये उस समय जहांगीर वहाँ का शासक था, यानी मुगल साम्राज्य का शासक था। ठीक है जी। अब प्रश्न संख्या बात करते हैं 6वें की। तो यहाँ लिखा है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ विनोबा भावे के द्वारा सबसे पहले वो विनोबा भावे, देखिए सवाल यहाँ पे इन्होंने शुरू की बात की
तो जहाँ तक मेरा मानना है कि शुरुआत मतलब गांधी जी ने ही इसको किया था, और उनके आह्वान पर सबसे पहले विनोबा भावे ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले उन्होंने भूदान मतलब किया था, ग्रामदान किया था। तो अब आयोग किस हिसाब से इसके आंसर को सही बना रहा है तो वो आयोग ही जाने। तो इन्होंने, आयोग ने इसकी जो आंसर की में विनोबा भावे बताया इसका करेक्ट आंसर, तो हम भी इसको अभी विनोबा भावे ही मानते हैं, ठीक है। और सातवां प्रश्न लिखा है, यहाँ लिखा है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो वो कौन था जिसने गांधी जी से ये बोला था कि ये आंदोलन यानी कि दांडी नमक यात्रा है उसे महिलाओं तक, महिलाओं के बीच भी लेके जाना चाहिए। तो वो व्यक्ति का नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी कि महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने गांधी जी से कहा था इस आंदोलन को सिर्फ पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ये सबको पता है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो यानी बंबई से काट के सिंध प्रांत का जो निर्माण किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10 पे लिखा है प्रसिद्ध युद्ध का नारा यानी दिल्ली चलो किसके द्वारा बोला गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो कहा गया था। और 11वें प्रश्न में लिखा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में इनका करेक्ट आंसर दिया गया है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ये आयोग के द्वारा इस आंसर की को करेक्ट माना गया है, यानी कि। और फिर 13वां प्रश्न है यहाँ पे भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से कितना आगे? तो 5.5 घंटे आगे, सभी को पता है। 14वां प्रश्न काल निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता, यानी कि पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण में नहीं आता है। बाकी के जो 3 प्रश्न उसमें दे रखे थे शहरीकरण और भी आप लोगों को याद होंगे, तो वो तीनों ही इसके आर्थिक कारण हो सकते हैं, लेकिन पानी की उपलब्धता है वो आर्थिक कारण में काउंट नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही सरल सवाल है, और निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? तो सभी को पता है, ये कोसी को कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। बिहार का सूख कौन सी है? कोसी नदी है। और दामोदर नदी यानी कि बंगाल का सूख किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी, और इसका निर्माण आई थिंक 12 मार्च 1952 में किया गया था। आप एक बार इसको मैचिंग कराइएगा और फिर बताइएगा सही आंसर क्या है, ठीक है जी। और किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए सबसे पहले जो कच्चा माल होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को, यानी कि डेवलपमेंट कंट्री की बात की जा रही है, अगर डेवलपिंग कंट्री यानी जो ग्रोथ में यानी विकास चल रहा है या विकास अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो सबसे पहले उन जगहों पे क्या होता है, प्राथमिक जो क्या होते हैं चरण होते हैं। प्राथमिक चरणों में कौन से? कच्चे माल यानी कि कृषि पे आधारित जो गतिविधियां होंगी वो अधिक होती हैं। फिर दूसरे चरण में द्वितीय सेकेंडरी क्षेत्र आते हैं, उनको क्या कहा जाता है आप लोगों को पता होगा। द्वितीय में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, यानी कि आप निर्माण करते हैं किसी चीज़ों का। सपोज दैट आप देखिए एक उदाहरण के तहत आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आलू हुआ, ठीक है। आलू से अगर आप सबसे पहले अगर कोई विकासशील कंट्री है तो उस आलू का उत्पादन यानी कच्चे माल पे प्राथमिक सेक्टर जो होगा उसका प्रथम चरण वो होगा, वो ज़्यादा काम करेगा, यानी कि वहाँ पे आलू वगैरह ज़्यादा होता है विकासशील कंट्रीज़ में। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी वो डेवलप्ड हो चुकी हैं, उन कंट्रियों में क्या होता है वहाँ पे थर्ड यानी तीसरी जो सेक्टर होता है, देखिए मैंने आपको 2 सेक्टर बता दिए। पहले सेक्टर में क्या होता है? कच्चा माल आता है। दूसरे सेक्टर में जो होता है यानी द्वितीय चरण होता है, उसमें कच्चा माल का क्या किया जाए? प्रोसेसिंग की जाती है, और उसको हम लोग पैकिंग करके उसको उत्पादन बना दिया जाता है, यानी उत्पाद रेडी किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट रेडी होता है। लेकिन अब जो थर्ड जो होता है स्टेज, उसमें क्या होता है यानी इसको टर्सियर सेक्टर बोला जाता है या तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, और उसमें क्या होता है हम सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जैसे बीमा कंपनियां होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कई प्रकार की सेवाएं देने वाली कंपनियां होती है। तो तीसरा सेक्टर जो होता है वो तब आता है जब हम 2 सेक्टरों के बाद पहुंच चुके होते हैं, ठीक है जी। तो तीसरे सेक्टर में क्या है? जैसे हॉस्पिटलिटी हो गया, जैसे कि कोई विदेश से आता है, टूरिज्म का सेक्टर हो गया। तो ये सेवाएं प्रदान, आप किसी भी माल के लिए सेवाएं दे रहे हैं। जैसे अभी इंडिया में देखा आपने फ्लिपकार्ट क्या करता है, ऑनलाइन से सर्विस प्रोवाइड कराता है आपको, आप जो माल परचेज करते हैं उसको सेवाएं प्रदान कराता है। तो जो वो जो सेक्टर होता है वो कहलाता है तृतीय क्षेत्र, मतलब तीसरा क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र हो गया कच्चे माल से संबंधित, यानी गन्ना हो गया या आलू वगैरह या कोई भी आप कच्चे पदार्थ को मान सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो आप ये लोहा या फिर कोई भी इस्पात वगैरह वो हो सकता है। और द्वितीय क्षेत्र उसके प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवाएं, यानी कि आप उससे कहीं पे पहुंचाइए या उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी।
18वां प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो उसमें जो विकल्प दिए गए थे वो सारे हिस्से यानी ऑल ऑफ दीज करके इसका आंसर प्राप्त होगा। आप लोगों के 3 सवाल आपको आंसर की में प्राप्त, आपको जो प्रश्न पत्र दिया गया है उसमें मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है अकॉर्डिंग टू आयोग। और निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको एक सेकंड रुकेंगे तो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। उस पेपर से आपके करेक्ट आंसर साथ ही साथ में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको तुरंत के तुरंत आपके आंसर भी पता चल जाएंगे। तो 1 मिनट का समय आप मुझे दीजिए। चलिए मैं प्रथम पाली का जो पेपर है उसके आपको आंसर बताने हैं। 21वां प्रश्न आ गया। तो ओके सीरीज ये अलग है। चलिए मास्टर की है, इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि ये सारे पेपरों को मर्ज करके दे दिया गया है। इसमें श्रेणी अलग अलग पेपर बटे होंगे। तो चलिए हम सीधे करेक्ट आंसरों पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो ये वैधानिक नियम स्टेचुअरी कॉर्पोरेशन के नाम से ये करेक्ट आंसर है आयोग के द्वारा। 21वां भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, बाकी के तीनों संघों में कार्यकारिणी में शामिल होते के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास फंडामेंटल राइट्स को क्या नाम है अप्लाई करने की शक्ति होती है। और ये संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है और उसमें इसको तरीके से वो अप्लाई किया जा सकता है। अगर कोई भी मूल अधिकारों का हनन करता है उस कंडीशन में व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में जाके अपने पक्ष को रख सकता है। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिटें जारी करता है और उसको बोला जाता है। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, आपको पता होगा या अगले वीडियो में आपको इस सब बताऊंगा मैं। 23वां प्रश्न लिखा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है। तो वो गृह मंत्रालय का अधीन है। 24वां निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो संसद को हमारे देश में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में या फिर कहीं पे ऑल इंडिया में कहीं पर भी उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको होता है, संसद या पार्लियामेंट को ही कहा जाता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो 124वां वो है अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन और स्थापना के बारे में बताता है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उसके तापमान पर यानी उनके टेम्परेचर के आधार पर उनका कलर डिफाइन होता है तारों का। ठीक है, स्टार्स का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। न्यूमोनिया यानी कि आप लोगों ने सुना होगा निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। तो फेफड़ों को यानी लंग्स को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो नायलॉन जो होता है वो एक कृत्रिम रेशा है, इसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। बाकी के जो तीनों विकल्प थे वो कृत्रिम रेशे के रूप में आते हैं। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो सेल्यूलोज से पादप कोशिका भित्ति बनती है। इसके अलावा एक रीजनिंग का मैथ का सवाल था 5.21, इसका जो सही आंसर है इनके द्वारा आयोग के द्वारा 30 बताया गया है। 32 है उसका आंसर 100 है। 33 जो प्रश्न संख्या है यानी 40% समाचार पढ़ते। तो इसमें कितने व्यक्ति थे कि दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो वो 20% ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे। 34वां प्रश्न है 5 परिणामों का औसत 46 है और सबसे पहले जो 4 थे वो 45 है। तो 5वां परिणाम क्या है, उसके वैल्यू जो ज्ञात करवानी थी उसमें 50 उसका 5वें परिणाम का मान है। इसी के साथ एक अंडर रूट का ये सवाल था। तो इसकी जो करेक्ट विकल्प आयोग के द्वारा माना गया वो 14.26 माना गया है। अब हिंदी के कुछ सवाल थे, इसमें महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या था। तो महा प्लस ऋषि संधि विच्छेद करेक्ट माना गया है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो उसमें अवलंब यानी अविलंब और अधर यानी विलोकित नाम ये जो शब्द भेद है ये सही नहीं माना है आयोग के द्वारा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची। तो पार्वती रुद्राणी भवानी ये सभी समस्त जो ये जो विकल्प था वो करेक्ट माना गया है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो नूतन और पुरातन यानी नूतन माने नवीन, पुरातन माने पुराना प्राचीन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर था विलोम युग्म का। ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ का क्या बताया गया है। इसमें असंभव बातों की कल्पना करना ये ऐसा वो है। फिर इसके बाद एक पैसेज था जो इंग्लिश में लिखा था लास्ट। तो इस इंग्लिश के पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो सबसे पहला सवाल पूछा था वाज कैरोलाइन्स ब्रोदर एन आउटडोर टाइप, क्या वो आउटडोर टाइप था। तो नो था, नहीं आंसर इसका है। भाई वर द स्क्वाड्स कलेक्ट्स, मैं भाई वर द स्क्वाड्स कलेक्ट्स फॉर वेटिंग, वेटिंग के लिए उन्होंने कलेक्ट किए थे स्क्वाड्स को। स्क्वाड्स एक जलीय जीव का नाम है। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियली इनकम्प्लीट आधा अधूरा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, डिसअपॉइंटेड का तो सेटिस्फाई होता है इसका करेक्ट एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर किसके लिए, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग
एंड और कंप्लाइंग डिक्शनरीज को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। ठीक है जी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा हुआ, मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित थी? तो वो पत्नी थी महिला। असंगत को अलग करना, तो 100 था अलग। कैसे था? आपको सभी को पता है, इसका क्यू है, यानी कि ये दो का है, दो नहीं, दो का ही है। ये दो का हो गया क्यू, यानी दो दूनी चार और चार दूनी आठ। फिर ये तीन का था, यानी तीन दूनी तीन त्रिका नौ और नौ तिया 27, ऐसे आठ का है। आठ मतलब आठ में कैसे चार का है। ठीक है, चार चार चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है, ये 10 का नहीं बनना, लेकिन ये 5 का है, पचम 25 और 25 पंजे 125। ये 6 का है, ये 7 का है। ये 10 का नहीं था, यानी 100 किसी का नहीं होता। अगर 10 का इंटू 10 करेंगे तो कितने पे पहुंचेगा? 3 की घात है, अगर यानी 3 का घनमूल है, सभी के घनमूल है। ठीक है, आपको पता होगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का हुआ कौन सा दिन था? तो शुक्रवार पड़ा है। इनके अकॉर्डिंग कैलेंडर का सवाल था, आप लोगों ने सभी ने हल किया होगा आई थिंक। प्रश्न संख्या 49 है। 49 में एक कथन दिया गया था, उसमें कहा गया था कि सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जर्नल है और कुछ जर्नल जो है कैलेंडर है। तो उसमें से आपको कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालने थे, और इसका जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है वो माना गया है नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी विकल्प उसमें करेक्ट नहीं था। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 50 में एक रीजनिंग का सवाल था। इसमें नॉर्मल को RPNLVM के रूप में कोडित किया जाता है, तो गैदर को क्या कोडित किया जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर है आयोग के द्वारा TBGRFH, ये माना गया है। 51 प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसमें इजराइल ने सबसे पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। साथ ही साथ 52 जो प्रश्न संख्या है, इसमें लिखा है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी लॉन्च किया था? तो वो गुजरात के अंतर्गत गुजरात राज्य में किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ जो सवाल प्रश्न संख्या 53 है, 53 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था? तो वो चाइना देश है। इसी के साथ साथ 54 पे जो प्रश्न संख्या है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था। 55 प्रश्न में लिखा है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में मतलब किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो इसका नाम था स्काईलाइट। और 56वां प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में आकाशा एयर का सबसे पहली उड़ान भरी गई थी। ठीक है, 57 प्रश्न में लिखा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की पहल थी बड़े चलो अभियान। 58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की थी? तो IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर है। 59वां प्रश्न था, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अमित शाह के अमित शाह उसके वो थे, अध्यक्ष थे, उनके देख रेख में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 60वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया था? तो गोवा ऐसा पहला इंडिया का राज्य है जो भारत में पहला राज्य था जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। और इसके साथ 61 है। 61 प्रश्न पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं था? तो उसमें UAE जो है वो पड़ोसी देश के रूप में नहीं माना जाता। बाकी के म्यांमार और क्या नाम है उसमें श्रीलंका भी विकल्प में थे, तो आप लोगों को याद होगा। फिर सवाल था, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या थी? तो हंगेरियन फॉरेंट जो है राष्ट्रीय मुद्रा है हंगरी की। 63वें प्रश्न का आंसर है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम? तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, आई थिंक सो है 1953। यही होगा करेक्ट आंसर। आप देखिए, बताइएगा मुझे सही आंसर क्या है। और लोकसभा के पद धारण की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में कोई भी व्यक्ति सबसे कम आयु यानी 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा में पद धारण कर सकता है। और राज्यसभा की कितनी होती है आयु, ये आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है जी। 65वां सवाल लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। आप इसके साथ 22 के 3 सवाल और आते हैं, तो आप उनको भी, ओजोन लेयर है तो उसको आप कुल मिला के देखिए 22 से 3 सवाल बनते हैं। आप उनको जल दिवस का एक नाम है, जैव विविधता दिवस है, और एक और है, आप उनको तीनों को याद करें। साथ ही 66 पे लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यानी माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है या डेल्टा है। ठीक है जी। नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो उत्तर प्रदेश का, आप लोगों को सबको पता है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है।
और निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने पावर्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक लिखी थी। साथ ही साथ UNFCCC की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसका जो फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर इसके बाद एक पैसेज दिया गया था ज्ञान राशि के, तो आपने पैसेज तो पढ़ ही लिया होगा। इसके करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आयोग ने अभी जारी किए हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर पूरा करता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों तक जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो उसका विकल्प सही था, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या था? वो साहित्य और समाज हो सकता था। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका आंसर था साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इसके साथ एक और फिर से था एक और पैसेज, जिज्ञासु को सत्यवश अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, यानी रुकना नहीं चाहिए उसको। सत्य और अहिंसा के मार्गों को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ये ऐसा आयोग के द्वारा जो आंसर था उसका ये करेक्ट आंसर है। इसी के साथ 78 का जो प्रश्न संख्या है उसका जो प्रश्न था, सत्य रूपी परमेश्वर के रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें ऑल ऑफ द ये सभी नाम से एक विकल्प था, वो करेक्ट आंसर है। गद्यांश में चिरस्थाई शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो क्षणभंगुर है। चिरस्थाई यानी क्षणभंगुर, जल्दी से नष्ट हो जाने वाले। चिरस्थाई यानी परमानेंट, काफी समय तक बचा रहता हो। 80वां प्रश्न का प्रश्न था, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है जी। अब 80 से 85 के लिए एक यहाँ पे क्या दिया गया था? एक DIA डाटा इंटरप्रिटेशन की एक टेबल दी गई थी, इसमें कहा गया था, और ये टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। 81 का करेक्ट आंसर प्रश्न था, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है? तो 26.66 इसका करेक्ट आंसर था। 82 का जो प्रश्न था, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 0.6% था। 83 सवाल है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय यानी 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 68.33% उसका करेक्ट आंसर था। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? तो 738.44 लाख था। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना था? तो 109:151 था करेक्ट आंसर। अब एक फिर से इसी के प्रकार से एक टेबल और दी थी, और इसमें 86वां सवाल रखा था इन्होंने, 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और ट्यागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो 25.36 करेक्ट आंसर है। और 87 पे था, ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, मिलने के बाद भी एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 0 घंटा अंतर था, यानी 0 आवर। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यह अनुपात था 56:99। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके दोनों के बीच का औसत अंतर था 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 90 प्रश्न लिखा हुआ है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? तो 18.25 अनुपात था। और 91 से लेके 95 में फिर से एक वो दे रखा था, तो इसके मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5000 थी। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? तो कौन सी वर्ष था? वो 2002 वर्ष था। और 93 प्रश्न था, 2002 से लेकर 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की या कमी हुई? तो 1% की कमी या वृद्धि हुई। 94 प्रश्न है, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 96.15% थी। 95वां सवाल दिया गया है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो 9:13 था। ठीक है। फिर 96 से लेके 100 तक, यानी कुल मिला के 4 डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आए हुए थे।
तो 2013 से 2014 तक का जो खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत कितनी गिरावट थी, तो 20% गिरावट पाई गई थी। 97वां प्रश्न है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों की युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, तो 2012 और 2017 का युग्म का बराबर। इसे करेक्ट आंसर दिया इन लोगों ने। 98वां प्रश्न है, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि की गई थी, तो 137.5% वृद्धि की गई थी। 99वां प्रश्न संख्या है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो 2017 में थी। और 100वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न जो था इसकी मास्टर की का, वो था प्रथम पाली का 2000 मतलब 15 तारीख वाले जो प्रथम पाली का जो अंतिम प्रश्न था 100वां, वो लिखा है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो 4 वर्ष थे, तो औसत उत्पादन से अधिक था। तो आई होप कि आप लोगों ने सारे आंसर की को आपने मिला ली होगी। ये देखिए मास्टर की है, आप लोगों के जो सेट होगा उसमें क्रम इस तरीके से सीक्वेंस जरूर नहीं होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके अपने सीक्वेंस या अपने प्रश्नों के साथ आप इसकी मैचिंग करा लीजिए और आप अपनी आंसर की को भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप बताइएगा आपका स्कोर कितना है। मैं अगले वीडियो में फिर से अगले जो सेकंड पाली का है यानी 15 अक्टूबर का जो द्वितीय पाली में जो प्रश्न पत्र किया गया उसका सॉल्यूशन, और साथ ही साथ उसके अलावा यानी कि 16 अक्टूबर की प्रथम पाली और 16 अक्टूबर की द्वितीय पाली दोनों का ही वीडियो आगे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसरों को जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।